चचा चाहते हैं कि मुझे उनकी पसंद के लड़के से बांध दें। उनको कबूल करना चाहिए कि अब वो एक मासूर मर्द हैं और मैं टांगों पे खड़ी लड़की। उनका मुस्तकबिल व्हील चेयर है और मेरा मुस्तकबिल रेस। क्यों वो मेरे पैरों में जंजीर बांध रहे हैं? क्यों वो कबूल नहीं कर लेते कि मैं अपनी मर्जी से शादी करूंगी, अपनी मर्जी के घर में रहूंगी? क्यों गैस, क्यों? मकसूद गंभीर लॉन की घास पे सजी कुर्सियों पे बैठे थे। उनके सामने स्याह कुर्ता शलवार में मलबूस अनीसा बैठी थी। उनकी आंखों में देखने से कतराती हुई, बार बार उंगलियों को मरोड़ती हुई मकसूद गौर से उसे देख रहे थे। यकटक खामोश। काफी देर बाद उन्होंने बोलना शुरू किया। सुना है तुमने मेहदी के लिए इनकार कर दिया है। अनीसा ने ढेर सारा थूक निकला। तहसी करें चचा, मैंने नहीं, उससे मेरे लिए इनकार किया है, मेरी बेइज्जती की है। आंखों में आए नादीदा आंसू पूछने लगे। यानी अपनी स्टडी में बुलवाकर उसके गिल्ड्स, माजी और उसके बाप की गलतियों के हर जाने के तौर पे उससे इनकार करवाना वाकई इनकार हुआ? अनीसा ने चौंक कर उन्हें देखा। यानी वो इतने बेखबर नहीं थे। कई लम्हे वो कुछ कह ही नहीं सकी। मैं नहीं जानती आपको किसने क्या कहा है, लेकिन वो शख्स मुझसे शादी करने से इनकार कर चुका है। और अब अगर उसका इनकार इकरार में बदला, तब भी मैं उससे शादी नहीं करूंगी। वो हतमी लहजे में बोली। मकसूद अब तक सर्द निगाहों से उसे देख रहे थे। उसने इनकार किया है, अब वही इकरार भी करेगा। और तुम क्या चाहती हो? उसकी इस घर में किसी एक को भी परवाह नहीं। शादी तुम्हारी वहीं होगी जहां मैं चाहूंगा। अनीसा ने भरी भरी आंखों से उन्हें देखा और कुर्सी से उठ खड़ी हुई। आप मेरे बाप नहीं है चचा, मेरे लिए फैसला लेने वाला जिंदा है। उसका फैसला सुनो, फिर तुम्हें मेरा फैसला ही मुनासिब लगेगा। साजिश की बू हर तरफ फैल रही थी। अनीसा को अपना दम घुटता महसूस हुआ। अगले चंद पलों में वो राहदारी में भागती हुई अपने बाप के कमरे की जाने जा रही थी। चेहरा आंसुओं से तर था। दिल को कोई जोर से जकड़ रहा था। बख्तियार के कमरे का दरवाज़ा खोलते हुए उसके हाथ सरहद से काम गए। बस कोई साजिश न हो। वो अपने बेड पर नीम दराज आंखों पे नज़र का चश्मा लगाए हुए थे। हाथ में कोई किताब थी। अनीसा को देखकर किताब सीने पे रख दी। वो छोटे छोटे कदम लेती उनके करीब चली आई। बेड की पायनी टीप पे बैठकर अपने बाप का हाथ थाम लिया। अब्बा, पीटर कल आना चाहता है। उससे इस्लाम कबूल कर लेने की हामी भी भरी है। वो रुकी, संजीदा नजरों से अपनी तरफ देखते मकसूद को देखा। वो बहुत अच्छा है अब्बा, बहुत ज़्यादा। मेहदी उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। और गैस? दो लफ्ज़ी इस फसार पे अनीसा को अपनी दुनिया बर्फ होती महसूस हुई। मेरी से तुम्हारा पीछा मैंने छुड़ा दिया है ना। अब तुम्हारे लिए बेस्ट चुना है। उम्मीद है तुम्हें मेरा फैसला पसंद आएगा। अनीसा कई लम्हे के लिए सांस तक नहीं ले सकी। वो बेयकीनी से अपने अब्बा को देख रही थी। निगाहें शौकीन थी, दिल जख्मी। वो पलक तक न झपक सकी। अब्बा, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? उसकी आंखों से चंद आंसू टूट कर गिरे। वो दही दामन थी। मेहदी तो अब हरगिज उसे आंख उठाकर देखने वाला नहीं था। और गैस, वो देखता था तो जान जाती थी। वो कहाँ फंस गई थी। तुम्हारे साथ कोई जुल्म नहीं हुआ अनीसा। मैं तुम्हारा बाप हूं। तुम्हें मेरी के साथ नहीं रहना था, मैंने मान लिया। अब तुम। क्योंकि मुझे पीटर के साथ रहना था अब्बा। वो बुलंद आवाज उन्हें टोक गई। आंसू तवातर से बह रहे थे। मैं तुम्हारा बाप हूं, तुम्हें बेस्ट दूंगा। सर्द आंखों और सपाक लहजे में कहे हुए चंद अल्फाज अनीसा को याद दहानी करवाने लगे कि अब चीज़ें उसके हाथ से रेत की मानद फिसल चुकी थीं। मोहब्बत से दिए चंद दलासे औरत की ज़िंदगी यूं ही बर्बाद कर देते हैं। गवादर के गवर्नमेंट कॉलेज में आधी छुट्टी की बेल बज चुकी थी। कुछ लड़कियां कैंटीन में बैठी चाट और समोसे से इंसाफ कर रही थीं और कुछ इस वक्त भी किताबों पे झुकी थीं। गूंज हाकिम अपनी क्लास में थी। सफ़ेद वर्दी के साथ गुलाबी दुपट्टा पहने, उसके पैर में सफ़ेद सीकर से बालों की चुटिया बना रखी थी। धुला धुलाया चेहरा बेसार था। रंगत कमलाई हुई थी। आज उसकी दोस्त नहीं आई थी। और जिस दिन क्लास में आपकी दोस्त आई हो, उस दिन क्लास क्लास कम मातमगाह ज़्यादा लगती थी। वो बेजार सी चेहरा यहाँ से वहाँ घुमा रही थी। दफातन उसके साथ वाले डेस्क पे फरीहा आकर बैठी। आज उसकी भी कज़न नहीं आई थी। उसके साथ एक और लड़की भी साथ बैठी, सोनिया बशीर। गूंज पुरतकल्लुफ़ सा मुस्कुराई। हम तुमसे माफ़ी मांगने आए हैं गूंज।
उसने आते ही बात का आगाज़ किया। फ़रहीन तुम्हारी वजह से मुझसे नाराज़ हो गई है। वो कहती है मैं जब तक तुम्हें नहीं मना लेती वो भी मुझसे बात नहीं करेगी। क्या तुम अब भी मुझे माफ़ नहीं करोगी? वो ऐसे अंदाज में कह रही थी कि खून से कोई बात ही नहीं बन पड़ी। वो उन लोगों में से थी जो फ़ौरन माफ़ कर देते हैं, हर ज़्यादती, हर तस्लील। देखो गूंज, अब बस बात ख़त्म भी करो। सोने ने भी अपना हिस्सा डाला। फरिया और फ़रहीन दिल की बुरी नहीं है। उस दिन जब तुमने केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल नहीं किया था, तुम्हारी दोस्तों ने भी जब तुम्हारा साथ छोड़ा, तब भी यही दोनों तुम्हारे साथ खड़ी थी। एक छोटी सी बात पे तुम उन दोनों को माफ़ नहीं कर सकती। माफ़ी मांगने और माफ़ करवाने में फ़र्क होता है। काश कोई उन्हें बताए। मैंने माफ़ किया, कोई बात नहीं, वो खुश उसलूबी से बोली। तो फरिया और सोनिया भी ममनूनियत से उसे देखने लगी। उसी लम्हे फरिया ने अपना मोबाइल निकाला और सेल्फी के लिए पोज बनाया। पोज करो कूंज, ये तस्वीर मैं फ़रहीन को भेजूंगी। वो जिस घराने से थी वहाँ यूं अपनी तस्वीर दोस्तों के साथ बांटने का रवाज नहीं था। लेकिन अभी तक कूंज हाकिम को ये मालूम नहीं था कि ना बोल देने से सांस की डोर नहीं टूट जाती। चारों ना चार उसे फीकी सी मुस्कुराहट के साथ कैमरे में देखना पड़ा। चंद एक तस्वीर लेकर उन दोनों ने ग्रुप में भेज दी और अब के वो एक बार फिर कूंज की तरफ मुतवज्जा थी। बोर हो रही हो ना? परिया अपनायत से पूछ रही थी। मैं भी बहुत बोर हो रही थी, सोचा तुम्हारे साथ ही बैठ जाऊं। बाकी क्लास का तो पता है तुम्हें, बिल्कुल भी हमारे स्टैंडर्ड से मैच नहीं करती। उससे हाथ जलाया। कूंज को बुरा लगा था। यूं क्लास की लड़कियों के बारे में गॉसिप करना, कम से कम वो ऐसी नहीं थी। लेकिन उसे चुप भी ना करवा सकी, बस सर अस्वाद में हिला दिया। वैसे कूंज, तुम फारिग वक्त में क्या करती हो? सोने के सवाल पर उससे कंधे उचकाए। मैं यूट्यूब वगैरह देख लेती हूँ या फिर शायरी लिखती और पढ़ती हूँ। तुम क्या करती हो? सोनिया और फरिया ने एक नज़र एक दूसरे को देखा और फिर आगे कोई। हम दुनिया का सबसे हसीन काम करती हैं। वो दोनों हाथ पर हाथ मारकर हंस पड़ी। कूंज हाकिम नासमझी से उसे देखने लगी। और वो कौन सा काम है? उसके चेहरे पे नासमझी थी। फरिया और सोनिया ने एक दूसरे को देखा, फिर राजसारी से आगे कोई। हम दोनों फेसबुक पे लड़कों से बातें करते हैं। कूंज खोलकर पीछे हुई जब सोनिया ने उसे कंधे से पकड़कर करीब किया। वो लड़के हमसे अच्छी अच्छी बातें करते हैं, हमें गिफ्ट्स ला कर देते हैं, हमारी तारीफ करते हैं और सबसे बढ़कर उन पे हमारा हुक्म चलता है। वो हमारी सुनते हैं, हमारी आंखों से देखते हैं। तुम ज्वाइन करना चाहोगी? हरगिज नहीं, वो अटल अंदाज में बोली। गैर मर्द कभी भी अच्छा नहीं बन सकता। उसकी बातें अच्छी हो ना हो, फरेब जरूर होंगी। प्लीज मुझसे ऐसी बातें मत किया करो। या अल्लाह, तुम लोग ऐसा कैसे कर सकती हो? कूंज को उनसे खौफ आया। ओह कूंज, तुम आज भी उसी दौर में रहती हो। ग्रो अप हनी। आजकल कौन सा गुनाह है जो नहीं हो रहा? तुम जिस वैन वाले के साथ आती हो, बात करती हो, वो भी तो गुनाह है। तुम एकेडमी में लड़कों के साथ पढ़ती हो, वो तुम्हें देखते हैं, ये भी गुनाह है। और वैसे भी इस्लाम इतना सख्त नहीं है जितना हम बना लेते हैं। दिल की खुशी, रूह की आज़ादी, ये सब भी तो ज़रूरी है। दिल की खुशी, रूह की आज़ादी, ये सब इस दुनिया का है ही नहीं। और अगर है भी तो महदूद अरसे के लिए। लेकिन अगर दिल को मारकर रूह को कैद करके अल्लाह के बताए रास्ते पे चलो तो अब भी खुशी है। मुझे तो वही चाहिए। वो सादा से लहजे में बोली। वटेवर। परिया ने बेसारी से हाथ चलाया। उसी पल घंटी बजी। आधी छुट्टी खत्म हो चुकी थी। लड़कियां ग्राउंड से क्लास से वापस आने लगी थीं। कुछ ही पल में क्लास पढ़ने लगी। करीबन 2 घंटे बाद छुट्टी के वक्त खूंज दरवाजे से बाहर जा रही थी जब फरिया हामती हुई उसके पास आकर रुकी। उसके चेहरे पे दबा दबा जोश था। खूंज ने नासमझी से उसे देखा, जबकि वो आंखों में चमक लिए उसे देख रही थी। साथ मोबाइल की रोशनी बढ़ाकर चंद पैगामात उसकी आंखों के आगे किए। कोई इंस्टाग्राम ग्रुप था जहाँ कूंज की तस्वीर पर फसी नामी लड़की ने कुछ लिखा था। क्या कभी किसी ने तुम्हें बताया है तुम्हारी आंखें कितनी खूबसूरत हैं? एकदम कूंज का दिल इतनी जोर से धड़का था कि आवाज़ कानों तक सुनाई देने लगी। अगला पैगाम भी कुछ ऐसा ही था। तुम जब मुस्कुराती हो तो तुम्हारी आंखें भी मुस्कुराती हैं। लड़की, तुम एक मुअज्जा हो। अब के कूंज की जुबान ताल उससे चिपक कर रह गई। उसे बुरा लगा था कि उसकी तस्वीर यूं ग्रुप में भेजी गई, लेकिन अच्छा लगा था यूं किसी ने तौसीफी कलामात कहे। उससे बुरा कम और अच्छा ज़्यादा लगा था। अजीब एहसास सा, अजीब।
सुरूर था। अपनी तारीफ भला किसे पसंद नहीं होती। देखा कूंज, तुम कितनी खूबसूरत हो, तुम्हें इस बात का अंदाजा भी नहीं था। अगर तुम कहो तो मैं उसे तुम्हारा नंबर दे दूं। फरिया ने उसकी सबसे बड़ी हमदर्द बनने की कोशिश की। अगर उसकी जिंदगी प्यारी नहीं है तो उसका नंबर मुझे दे दो। इशरत मंसूर की आवाज़ पे फरिया ने गर्दन मोड़कर देखा। वो उनके बिल्कुल पास खड़ी थी, तीखी निगाहों से कूंज और कभी फरिया को देखती हुई। मैं इस लड़की का नंबर कूंज के मंगेतर को दे दूंगी और फिर तुम सब उसके सोहम की तैयारी करना। वो धीमी आवाज से गुर्रा रही थी। आइंदा तुम लोग मुझे कूंज के करीब नजर न आना। वो उंगली उठाकर फोन कर रही थी। साथ ही बुत बनी कूंज का हाथ पकड़ा और उसे बस की जानिब खींचती हुई लेकर जाने लगी। हर बार तुम्हें फेवर देने के लिए मैं नहीं आऊंगी। अपने लिए खड़ा होना सीखो। और खबरदार, जो तुमने उस लड़के से राव रस्म बढ़ाने की कोशिश की, ना वो दोस्ती न साथी, लेकिन वक्त पड़ने पे दोनों बन जाया करती थी। गूंज गुमसुम सी उसके साथ खिंचती चली गई। वो हाल में नहीं लगती थी। उसे मासी का गम भूल रहा था। जहन में अब भी एक ही सतर गूंज रही थी। क्या तुम्हें कभी किसी ने बताया है तुम्हारी आंखें कितनी खूबसूरत हैं? रात इस्लामाबाद के सर पे सवार हुई तो दफातर बंद होने लगे। फूड पॉइंट्स और कैफेज का रश बढ़ने लगा। सारी रात की थकन एक कॉफ़ी ही उतार सकती थी। ऑफिस के बदमज़ा खाने की कड़वाहट स्ट्रीट फूड से ख़त्म कर सकते थे। सरसब्ज दरख्तों और भरी भरी घास वाले एक पार्क का रुख करो तो चढ़ती हुई रात में बहती हवा के दरमियान एक शख्स मुतवासन चाल चलता दिखाई दे गया। उसके हाथों में सफ़ेद फूलों के बुके थे और एक हाथ में गिफ्ट पैकेट। थोड़ी दूर पार्क में चलने के बाद वो एक संगी बेंच पे आ बैठे। बाल कलमों से सफ़ेद, कंधे ढीले छोड़े बख्तावर गंभीर किसी का इंतज़ार कर रहे थे। अगले चंद लम्हे में वो शख्स आधा दिखाई दिया जिसका इंतज़ार था। बख्तावर नम आंखों से उसे अपने करीब आते देखते रहे। उस हादसे में अपना सारा खानदान खो देने के बाद उनके पास यही तो 4 बच्चे थे जिन्हें वो अपनी औलाद से ज़्यादा चाहते थे। कैस, मेहदी, अनीसा, मीरा। उन्हें अनीसा से भी ज़्यादा मोहब्बत कैस से थी। वो पुरइत्माद चाल चलता हुआ उनके करीब आकर रुका। सुरमाई ट्रैक सूट, हाथ में पानी की बोतल, जॉगिंग शूज़, आरामदेह हुलिया। वो जासिब नजर लग रहा था। आंखें सपाट थीं, गोया जज्बात का गुजर ही ना हुआ हो। सफ़ेद फूलों का बुके एक तरफ करते हुए उसने अपने लिए जगह बनाई, साथ साथ अपनी पानी की बोतल के लिए भी। चंद लम्हे वो दोनों खामोश रहे। चहलकदमी करते लोगों को देखता रहा गैस और बख्तावर उससे। तुमसे कितनी मोहब्बत करता हूँ जानते हो ना? वो धीमी आवाज में उसे पुकार बैठे। हमें बात करनी थी तो घर पे भी हो सकती थी। यूं 10 लोगों के दरमियान बुलाने की जरूरत नहीं थी। और मैं बच्चा नहीं रहा। आपको मुझे हैरी पॉटर की किताब गिफ्ट करने की जरूरत भी नहीं थी। उससे गिफ्ट खोला तक नहीं। फिर उसे कैसे मालूम हुआ? घर में ऐसे कई लोग हैं जिनकी बातों पे तुम्हें मुझसे ज्यादा एतबार है। हम दोनों के दरमियान इतने फासले कब आ गए गैस? वो आसुरदा लगते थे। मैंने एतबार किया होता तो यूं आपके साथ ना बैठा होता। मुझे अपने हिस्से की कहानी सुनाए चाचा। आपको किसने हक दिया कि आप मेरे खानदान की जड़ें खोखली करें? वो अब भी उन्हें नहीं देख रहा था। कससन शायद। बख्तावर ने गहरी सांस ली और सब कह देने का फैसला किया। पार्क की सफ़ेद लाइट्स मदम होती गईं, यहाँ तक कि वो स्टडी की सर्द बत्तियों में बदल गईं। संगीत बेंच नरम सोफे में तब्दील हो गई। घुंघराले बालों वाले मर्द की जगह अब सब्ज आंखों वाला मर्द बैठा था। आसपास खड़े दरख्त चढ़कर ग्रे मजबूत दीवारों ने अपनी जगह बनाई और उसी दौरान बख्तावर अपने सामने बैठे मेहदी को गहरी नजरों से देख रहे थे। मेहदी भी संजीदा था। कई लम्हे की खामोशी के बाद वो कहने लगा। जब अनीसा पैदा हुई थी तब तुम्हारे अब्बा ने उसे तुम्हारे लिए मांग लिया था। वो मतानत से कह रहे थे। गोगे, तुम्हारी गैर मुल्की माँ इस रिश्ते पे राजी नहीं थी। उसके नज़दीक ये जहालत थी। हमारे नज़दीक रस्म। उससे सख्त मुखालफत की, लेकिन फिर भी ये रिश्ता कायम रहा। जानते हो क्यों? मेहदी ने नफ़ी में सह हिलाया। क्योंकि मैं चाहता था। बख्तियार ने इजाफा किया। अब मुझे बताओ मेहदी, तुम क्या चाहते हो? मैं क्या चाहता हूँ इसका क्या मतलब है? जाहिर है वो मेरी मंगेतर है, मेरी औरत है। मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। वो रुका, एक पल को बख्तियार की आंखों में देखा। अब कि उससे बहुत कुछ समझ आने लगा। हाँ, वो इस खानदान के बाकी अफराद जितना सहीन आला अकल का मालिक नहीं था।
लेकिन एक मर्द दूसरे की नज़र पहचान लेता है। मुझे लगता है यहाँ मेरे सवाल मेरे चाहने का नहीं है, बात यह है कि आप क्या चाहते हैं। बख्तियार आगे को हुए ठंडी नजरों से उसे देखा। हर बाप को अपनी बेटी के लिए बेस्ट चाहिए होता है मेरी। तुम मेरे भतीजे हो, शरीफ, लायक, काबिल, लेकिन तुम बेस्ट नहीं हो, क्योंकि बेस्ट तो गैस है ना। मेरी ने कहते हुए सजाया सर झटका। मैं तो मरकर भी उस पर गिव अप नहीं करने वाला। अब बेस्ट हूँ या फिर नालायक, यही हूँ। और अनीसा मेरी मंगेतर है। आपको पहले सोचना चाहिए था। अब उसके बारे में मैं सिर्फ सोचूंगा। मैं लेकिन मैंने उसके बारे में कुछ मुख्तलिफ सोच रखा है। यकीनन वो तुम नहीं हो। खामोशी से पीछे हट जाओ मेहदी, ये तुम्हारे हक में बेहतर होगा, वरना तुम भी अपने बाप की तरह फैमिली रैकर कहलाओगे। अपने बाप के जिक्र पे मेहंदी की आंखें सुर्ख होने लगी। गर्दन की नसें ऊपर आईं। दिल में ऐसा कर्ब उठा था कि इल्लामान, लेकिन वो कुछ कह नहीं सका। उससे आदत थी तमाम इल्ज़ाम अपने सर लेने की, चुपचाप खामोशी से सारे गिल्ट अपने दिल में रख लेने की। बख्तियार अब भी कह रहे थे। सरवर ने अगर अपनी मंगेतर को छोड़कर तुम्हारी फरंगी माँ को ना बहाया होता तो आज हालात मुख्तलिफ होते। उसकी वजह से हमारी बहन, हमारी अमीना को कई साल तक हमारे घर में रहना पड़ा। शोहर के होते हुए भी वो हमारे घर में पड़ी रही कि उसका शोहर अपनी बहन का बदला ले रहा था। क्या तुमने मेरी बहन की तकलीफ देखी? उनका लहजा इल्ज़ाम दे रहा था। क्या तुमने वो दिन देखे जब मेरी बहन से उसका 2 माह का बेटा छीन लिया गया था और वो सारी सारी रात रोती रहती थी? अब के उनका लहजा भारी हुआ था, लेकिन वो खामोश हरगिज़ ना हुए। तुम्हारे बाप ने हमारा घर तोड़ा, हमारी बहन को जलील करवाया, सिर्फ और सिर्फ एक औरत की खातिर, तुम्हारी सब्ज आंखों वाली माँ की खातिर। क्या अब तुम भी वही करना चाहते हो? मेरी ने गीली आंखों से उन्हें देखा। गर्दन अब भी पूरी तरह उठा नहीं सका था। अब्बा ने अपनी मंगेतर को छोड़ा नहीं था। अब्बा दूसरी शादी कर रहे थे, लेकिन वो लोग माने ही नहीं। वो लोग चाहते थे कि मेरी माँ को तलाक दी जाए, क्योंकि पहली बीवी सिर्फ और सिर्फ खानदान से होती है। अब्बा गलत नहीं थे, उन्होंने अपनी बीवी को नहीं छोड़ा, अच्छा किया। अब्बा ने घर नहीं तोड़ा, अब्बा ने बस मोहब्बत की शादी की थी जो कि उनका हक था। मेरे अब्बा ने कभी घर नहीं तोड़े। वो कहना यही चाहता था, लेकिन अल्फाज हलक से बाहर ना निकल सके। वो खाली खाली नजरों से अपने चचा को देखे क्या। मैं अनीसा को खुश रखूंगा, मुझे एक मौका दे। वो बस यही अल्फाज घसीट सका। और अगर मैं तुम्हारे साथ खुश न रहना चाहूँ तो। अपने अब से आती इस आवाज़ से मेरी धमकियाँ। उससे बेख्तियार हवा में ऑक्सीजन की कमी महसूस हुई। अनीसा बख्तियार गंभीर, उसके बचपन की मंगेतर उसे डिसऑन कर रही थी। मेरी का दिल एक क्षण आंखें से टूटा था। मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। मुझे तुम्हारे साथ जिंदगी नहीं गुजारनी। आज़ादी चाहिए मुझे, तुमसे और हमारे इस सड़े हुए ताल्लुक से। मेरी ने आहिस्ते से गर्दन उठाकर उसे देखा था। वो चलते हुए उसके सामने आन खड़ी हुई थी। हर बार जब वो उसे दिखता था तो अपनायत का एहसास होता था। ये लड़की इतनी गैर कब हो गई। मैं अपनी मर्जी से शादी करना चाहती हूँ। प्लीज़ मेरी मेरी जान छोड़ दो। हमारे खानदान को जितना डैमेज तुम्हारे अब्बा ने दिया है, अब तुम उसकी भरपाई करोगे। वालिदैन के गुनाहों की सज़ा औलाद को भुगतनी होती है। तैयार रहो मेरी सरवर कम्बीर। इस सारे वक्त में बख्तियार खामोशी से उन्हें देखते रहे थे। मेहदी अनीसा से नजर नहीं उठा सका। वो जानता था अगर उसे अनीसा पे ज़बरदस्ती की तो उसकी ज़िंदगी जहन्नुम बन जाएगी। वो अगर ना कह रही थी तो मेहदी ना समझता था। वो अपनी जगह से उठ खड़ा हुआ, एक नज़र अनीसा को देखा और फिर बख्तियार को। तुम कहती हो अनीसा, वालदेन के गुनाहों की सजा औलाद को भुगतनी होती है। तुम्हारा वक्त भी जल्द आएगा इंशाल्लाह। मेरी तरफ से आज से तुम आज़ाद हो, लेकिन याद रखना, तुम आज़ाद नहीं हो। वार्निंग, तनबी, क्या नहीं था उसके लहजे में। वो चला गया तो अनीसा ने बख्तियार को देखा। वो भी संजीदा नजरों से उससे ही देख रहे थे। मैं आज़ाद हूँ ना अब्बा, अब कोई मेहंदी गंभीर नहीं होगा है ना। वो तसल्ली चाहती थी। बख्तियार मुस्कुराए। अब कोई मेहदी कबीर नहीं होगा, उन्होंने दिलासा दिया। क्योंकि अब गैस गंभीर होगा। आखिरी अल्फाज उन्होंने बस दिल में कहे थे। अनीसा के दिल को तसल्ली सी होने लगी। अब उसके और पीटर के बीच में कोई नहीं आएगा ज़बरदस्त। मासी की किताब बंद करके हाल में आओ तो गैस चेहरे पर संजीदगी तारी किए बख्तियार की सारी रौदात सुन रहा था, बल्कि सुन चुका था। अब तो बस वो गर्दन झुकाए हुए थे।
कैसे धीरे से उनके कंधे पे हाथ रखा। आप गलत नहीं हैं चचा। अल्फाज से के अमृत। बख्तियार ने शौक की अंदाज में गर्दन उठाई। हर बाप अपनी बेटी के लिए बेस्ट सोचता है, लेकिन आप जानते हैं मैं मंगनीशुदा हूँ और मैं उस लड़की को सवाए वफादारी के और कुछ नहीं दे सकता। क्या आप एक वाहिद चीज़ भी मुझसे छीन लेना चाहते हैं? मर्द दो दो शादियां करते हैं गैस। मर्दों के लिए गुंजाइश निकल ही आती है। उनका अंदाज मुल्तजी हुआ। मैं कोई गुंजाइश नहीं निकालना चाहता। उस औरत ने मेरे नाम के साथ वफादारी निभाई है। मेरा भी कुछ फ़र्ज़ है। आप लोग मेरा ख़ानदान है, लेकिन कोई भी कभी भी उसे तकलीफ़ देने का सोचेगा भी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसकी आंखों में सफाकियत थी। बख्तियार के कंधे ढीले पड़ गए। उम्मीदें बह गईं। क्या हम पहले जैसे नहीं हो सकते? मैंने तुम्हारा बुरा नहीं चाहा था गैस। गैस इंसानों पे इतबार नहीं करता था, आप पे किया था। अब दोबारा उसे इतबार के करने को वक्त लगेगा। गैस मैं घर जाए चचा, बहुत देर हो चुकी है। उनकी बात काट कर बोला। बख्तियार बेबसी से लब काटते रह गए। जानते थे अब कुछ भी कहना बोलना और सुनना बेकार था। वो बगैर उनकी तरफ देखे बस ट्रैक पे भागते लोगों को देखता रहा, जैसे इससे ज़्यादा ज़रूरी काम कोई ना हो। जीनिया हाकिम जिस वक्त हॉस्टल वापस आई शाम बीत चुकी थी। रात अपने पर फैलाने को थी। अपने कमरे में आकर वो बेड पर ठहर सी गई। बशर की कॉल लगी थी, लेकिन इस वक्त वो बात करने के मूड में बिल्कुल नहीं थी। रात के 8 बजे खाना खाया जाता था और इस वक्त खाना खाया जा चुका था। उसकी रूममेट इस वक्त भी कमरे में नहीं थी। रात के 10 बजे तक हर लड़की को हॉस्टल वापस आ जाना होता था, लेकिन नैन तारा नामी उसकी रूममेट शायद आज़ाद लापरवाह वाक़या हुई थी। सीनिया यहाँ आ तो गई थी, लेकिन यहाँ दिल घबरा रहा था। वो खुली छत, बड़े हवादार कमरों और समुद्री इलाके से आई थी। वो जहाँ दिल घबराता था तो पहाड़ दिलासा देते थे। जहाँ आंखें नम होती थीं तो समुद्री हवा उन कतरों को जज्ब कर लेती थी। इस्लामाबाद की खामोशी और ये तंग घर ये उससे गैर आरामदेह कर रहे थे। वो इतराफ़ नहीं करना चाहती थी, लेकिन सीनिया हाकिम होम सिकनेस का शिकार हो रही थी। काफ़ी देर यूं ही पड़े रहने के बाद वो उठ खड़ी हुई। आईने में खड़े होकर अपना चेहरा देखा। वो मुरझाया हुआ था। आंखें थकी थकी थीं। वो एक बुरे फेस में थी और इंसान को उसके बुरे फेस से सिर्फ एक ही चीज़ निकाल सकती है, उसका महबूब शौक। अपनी साइड की अलमारी के पट खोलते हुए उसकी आंखें चमक उठी। कैमरा हाथ में लेते हुए उसके लब खोले से मुस्कुराए थे। ये कैमरा उसे अब्बा ने दिलाया था। उसके मताए हयात। उससे कैमरे का स्ट्रैप कंधे पे टांगा, बेड पे रखा, अपना दुपट्टा उठाया। अभी 8 बजे थे। उसके पास 100 घंटे बाकी थे। वो नीचे लाउंज में आई तो आंटी उससे नहीं दिखी। लड़कियां सब अपने कमरों में थीं। अतराफ में एक चौकन्ना से नजर दौड़ाते हुए वो घर के अगबी हिस्से की तरफ कदम बढ़ा रही थी, जब हल्का सा झटका हुआ। कोई देखे ना देखे, शेजल तो देखेगी। अपने अक्स से आती उस महसूस सी पुकार पे सीने ने दांत कचकचाए थे। सीढ़ियों के दहाने पे वो खड़ी थी। आवाज़ बुलंद थी। निमरा अहमद के नॉवल जन्नत के पत्ते से लेकर राबिया खान के अजीज़िल तक शेसल ने हर सस्पेंस और क्राइम थ्रिलर रट रखा है। तुम मुझे डॉज नहीं दे सकती। वो सीढ़ियों से उतरती हुई आ रही थी। यूँ लगता था जैसे किसी फिल्म का क्लाइमैक्स चल रहा हो, जिसमें हीरोइन एक विलन के हाथों पकड़ी गई थी। जिन क्राइम थ्रिलर्स को तुमने रट रखा है, मैंने उनको पूरा पढ़ने से पहले गेस कर रखा है। डॉज देना मेरे लिए मुश्किल नहीं। मेरा वक्त अभी बाकी है। जीनिया ने मुड़े बगैर जवाब दिया था। शेजल आखिरी सीना उतर कर नीचे आई तो अब वो जरा रोशनी में थी। बालों को फ्रंट चोटी में कूंदे स्याह कुर्ते के साथ स्याही जीन्स पहने वो आज भी अपने सिग्नेचर स्टाइल में थी। हाँ, बस हाथ में मौजूद कोल्ड कॉफ़ी का इजाफा था, जिसके कप में स्ट्रॉ डला था और वो वक्फे वक्फे से खून भर रही थी। रात की स्पहर कहाँ चली? शेसर पुरसरार हुई। कत्ल करने। सीनिया पुरसुकून नहीं। मैं मदद करूं या कवर अप करूं? वो उससे ज़्यादा सफाक थी। बस अपना मुंह बंद रखो। सीनिया बेजार हुई। दोस्त बनकर या क्राइम पार्टनर बनकर? ना दोस्त ना पार्टनर। तुम मुझे फेवर दो, वक्त आने पे मैं तुम्हें फेवर दूंगी। डील पेश की गई। अब के वो मुड़कर उसकी आंखों में दिख रही थी। मलका पद मोड ऑन हो चुका था। शेजर इंसानों से मदद नहीं लेती, मेरे लिए टेक्नोलॉजी काफ़ी है। जीनिया ने पलकें झपकाकर उसकी आंखों में देखा। कल रात से अब तक के वाक़यात एक फिल्म की तरह उसकी आंखों के आगे घूम गए। फोटोग्राफिक मेमोरी,
कल से अब तक उससे शेसल के हाथ में कई बार स्ट्रॉबेरी मिल्क का पैकेट देखा था। बस साबित हुआ कि वो बस एक ही रिश्वत पे बिक सकती है। एक स्ट्रॉबेरी मिल्क का कैन और मंजूर है। शेसल ने उसकी बात पूरी होने से पहले ही कह दिया। सीनिया की आंखें चमकी। अभी तो तुमने डील पूरी सुनी ही नहीं। स्ट्रॉबेरी मिल्क के एक कतरे के लिए मैं जान भी दे सकती हूँ। और वल्लाह, उसकी आंखें कहती थी, हाँ, वो ऐसा कर सकती है। सीनिया ने समझने वाले अंदाज में सर हिलाया। यानी मैं जा सकती हूँ? जल्दी आना। नहीं, ऐसा नहीं है कि तुम्हारी फिक्र हो रही है। बस फ्री का स्ट्रॉबेरी मिल्क वो पांचें फैलाकर कहती हुई सीनिया को सख्त सह लगी। वो मुड़ गई और लंबे लंबे टंग पर थी जाने लगी। जब शेसिल ने एक बार फिर उसे पुकारा, जाओगी कैसे? चौकीदार तुम्हें जाने नहीं देगा। जीने के पास हमेशा जोर दरवाजे होते हैं। वो हाथ चलाकर कहती बाहर निकल गई। शेषल आसूदगी से उसे जाते हुए देखती रही। तुम्हें क्या लगता है वो असूल तोड़ने का गिल्ड था? उस फ्रॉड से पैसे लेकर स्ट्रॉबेरी मिल्क खुद मंगवा सकती थी। ये रंज था। अब ख्वामखा उसका इंतजार करना होगा। वो अब भी दरवाजे पे लगे ताले को पिन से खोलती हुई आ गई थी। बाहर निकलते ही ठंडी हवा के एक थपेड़े ने उसका इस्तकबाल किया। यानी इस्लामाबाद अपने मेहमानों के साथ अच्छा था। गली खाली थी, सुनसान सी। हवा के धोश पे झूलते दरख्तों पे घरों से बाहर झांकती रोशनी पड़ रही थी। पक्की साफ सुथरी सड़क, गली के पुल्स पे लगी सफ़ेद बत्तियां, सरसब्ज सड़क और पुरसुकून माहौल। और अगर इस्लामाबादियों को अपने शहर पे फ़ख्र है तो फिर ये बनता भी है। जीने ने कंधे से लटका कैमरा उतार लिया। सामने मौजूद दरख्त पे एक चिड़िया अपने बच्चे को चोंच से दाना खिला रही थी। जीने ने कैमरा आंख के आगे किया। एक पल को तो उसने सांस भी रोक ली। वो अगले ही लम्हे एक शानदार क्लिक उसके हरसाने में महफूज हो चुकी थी। वो आगे बढ़ाई। सड़क दरख्तों से जड़े पत्तों से भरी पड़ी थी। जीने ने ठहर कर चंद तस्वीर उतारी और फिर आगे बढ़ गई। जरा से फासले पे एक पार्क नजर आ रहा था जहाँ बत्तियां रोशन थीं। इक्का दिक्का लोग अब भी नजर आ रहे थे। कुछ देर बाद वो पार्क के एक संगी बेंच पे बैठी थी। पार्क तकरीबन खाली होने लगा था। जिस जगह पे वो बैठी थी वो एक खामोश और सुनसान सा गोशा था। यहाँ से जरा से फासले पे जॉगिंग ट्रैक था। उसी लम्हे सीनिया की सुनहरी आंखों ने एक शख्स को जॉगिंग ट्रैक पे भागते हुए देखा। वो कोई 30-32 की उम्र का मर्द था। नीम अंधेरे में उसका चेहरा आवाज से नजर नहीं आता था, लेकिन भागते भागते कई बार पोल्स की बत्तियों से फूटती रोशनी उसके चेहरे पे पड़ती। तब उसका चेहरा वाजिया होने लगता था। गंदमी रंगत, पुरकशिश नकूश, घुंघराले बाल। सीनिया बेदहानी में उसे देखी गई। उसका चेहरा, बाल पसीने से तर थे। थकन से उसका बदन चूर नजर आता था, लेकिन वो भाग रहा था। चंद पलों बाद ही वो सीनिया की नसों से ओझल हो गया। सीनिया ने गर्दन मुड़कर दूसरी जानिब देखा। मर्द अब दूसरी जानिब वाली पट्टी पे दौड़ रहा था। चंद पल बाद वो दोबारा सीनिया को अपने सामने दिखाई दिया। अब कि वो रुक गया था। घुटनों पे हाथ रखकर यूं ही झुके झुके उससे चंद गहरे सांस लिए और फिर पंजों के बल नीचे बैठ गया। सीनिया ने अपना कैमरा सीधा कर लिया। लेंस आंखों के करीब करते हुए उसने उस थके हुए आदमी की तस्वीर ले ली। वो चंद पल यूं ही बैठे बैठे सांस बहाल करता रहा। वो अब ट्रैक से उतरकर बेंच की जानिब आ रहा था। ट्रैक के करीब ही मौजूद संगी बेंच से अपनी पानी की बोतल उठाकर बुलंद की और फिर सारा पानी यूं ही बुलंदी से उसके चेहरे पे गिरने लगा। जीनिया हाकिम ने एक पल के लिए भी कैमरा आंख से नहीं हटाया था। उस शख्स के साथ साथ उससे पानी के कतरे तक कैमरे की आंख में महफूज कर लिए। उसका चेहरा और बाल गीले हो चुके थे। वो शख्स अब बेंच पे बैठा था। कुंकराले बाल गीले होकर माथे पे चिपक गए थे, जिन्हें अब वो उंगलियों की मदद से हटा रहा था। साथ ही हाथ बढ़ाकर सफ़ेद फूलों का वो बुके उठा लिया। चंद पल फूलों को यूं ही देखते रहने के बाद उससे गर्दन बेंच की पुश पे गिरा दी। फूल सीने पे रख लिए और बेंच पे धरे गिफ्ट पैकेट को खोल लिया। अंदर हैरी पॉटर सीरीज की 7वीं किताब थी। कैसे किताब आंखों के सामने उठा ली। चंद सतरें शुरू से पढ़ी, मुस्कुराया। फिर चंद सतूर आखिर से पढ़ी। अब के तासुरात सख्त हुए। फिर रुका और बीच के चंद सफ़ात खोल लिए। अब कि वो खुलकर हंसा। एक हैरी पॉटर फैन अपनी फैंटेसी में डूबी दुनिया में गुम था, जहाँ रूहें उड़ती थीं, तस्वीरें बोलती थीं, सीढ़ियाँ अपनी जगह तब्दील कर लेती थीं।
दीवारों में रास्ते बन जाते थे, आईने आपको लालच देते थे और लोग जादू पे अंधा यकीन रखते थे। ख़याली दुनिया, नो ऑफेंस। चंद लम्हे वो यूं ही मताले में गर्क रहा, कभी मुस्कुराता, कभी पूरा मुंह बना लेता। कई बार चेहरे के तासुरात सख्त हुए थे। जीनिया ने उसके हर तासुर को कैद किया था। मुस्कुराहट, गुस्सा, सख्ती, कंफर्ट, फैन मूवमेंट और सब कुछ। सीने पर सफ़ेद फूलों का बुके रखे, बाल माथे पे बिखेरे, हाथ में किताब लिए वो पिक्चर परफेक्ट लग रहा था। कई लम्हे बाद वो अपनी जगह से उठा था, झुककर जूते की तस्वीर बांधे, बेंच पर पड़ा अपना मोबाइल, बोतल, चाबियां सब उठा लिया। सीने इंतजार करती रही कि वो किताब कब उठाएगा, और सीनिया हाकिम की हैरत, गुस्से और सदमे की इंतहा तब न रही जब उस गुस्साख ने किताब न उठाई और आगे बढ़ गया। यकीनन पॉटर सीरीज के एक एक फैन ने सीना खूबी की होगी। कई तो बाकायदा बेहोश होते होते बचे होंगे, कई का तो बस सा चला होगा कि इस गुस्साख को जगह बदलने वाली सीढ़ियों से धक्का दे देते, लालच देने वाले आईने के अंदर कैद कर देते, या फिर उड़ती रूहों में एक और रूह का इजाफा कर देते। जादुई दुनिया में रहने वाले, फैंटेसी में डूबे लोग। वो चंद पल अपनी जगह पे खड़ी इस सदमे को प्रोसेस करती रही। वो अब नजरों से ओझल हो गया और फिर वो आगे बढ़ाई। पॉटरहेड अब मज़ीद बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। बेंच के करीब रुककर झुकते हुए उससे किताब उठा ली। कई साल पहले पढ़ी गई किताब उसे एक बार फिर पढ़नी थी। जरा देखे तो आखिर ये आदमी क्या देखकर मुस्कुरा रहा था। शुरू की चंद सफ़ात खोलते हुए उसके चेहरे पे मुस्कुराहट आई। यहाँ मुस्कुराहट नहीं थी, असल दुनिया से बिल्कुल अलग थलग एक जादुई, गैर हकीकी मगर खूबसूरत दुनिया में जाने वाली मुस्कुराहट थी। एक लम्हे को उसके गिर्द इस्लामाबाद के ऊंचे दरख्त गायब हुए, उनकी जगह कदीम इमारतों ने ले ली। सफ़ेद बत्तियों की जगह अब रोशन मशाल थी, पैरों में नरम घास की जगह हवाई झाड़ू थी। हकीकी लोगों की परेशान खुश चेहरों की जगह बोलती तस्वीर और उड़ती रूहें थीं। एक पॉटरहेड हकीकत फरामोश किए गैर हकीकी मगर ज़्यादा खुश दुनिया में दाखिल हो चुका था। उससे आखिरी के सफ़ात पलटे, आंखों में बेचैनी उतर आई। यकदम बहुत कुछ बुरा लगने लगा। वो काफ़ी मुनहमिक सी उस मताले में गर्क थी जब किताब का मालिक उसके हक में आ रुका। अपनी किताब किसी गैर के हाथों में देखकर उसे बुरा नहीं लगा था। किताबें पढ़ने वाले लोगों के दिल बड़े होते हैं, वो यूं अपनी किताब किसी के हाथ में देखकर बुरा नहीं मानते। अगर घर ले जाने की बात की, फिर कोई गारंटी नहीं। हैरी पॉटर पसंद है। भारी गंभीर आवाज़ सीने के कानों से टकराई तो उससे मुड़कर नहीं देखा। उसके हक में ही वो मर्द खड़ा था जिसकी ये किताब थी, कद में उससे ऊंचा, खूबसूरती में शायद बहुत कम। हैरी पॉटर किसे पसंद नहीं होगी? सीनियर ने पहलू बदला। स्नेप, हैरी पॉटर की जादुई स्कूल हॉगवर्ट्स का मुअल्लिम की मौत का सीन चल रहा था। वो फैंटेसी में इतनी डूबी थी कि हकीकत में खड़े मर्द को नज़रअंदाज कर गई। कैस गंभीर अपनी जगह से खड़े होकर किताब में लिखे अल्फाज पढ़ सकता था। स्नेप की मौत, उस जादूगर की मौत ने बहुत लोगों को रुलाया था, लेकिन कैस को हमेशा तस्कीन मिली थी। तुम इसकी मौत पे अफसरदा क्यों हो रही हो? ये वही घटिया इंसान है जिसने डंबलडोर को मारा था। द नाइसेस्ट मैन ऑन अर्थ। मुझे स्नेप से नफरत है। पॉटरहेड ने तबसरा किया। डंबलडोर, जादुई स्कूल हॉगवर्ट्स के प्रिंसिपल, एक अजीम शख्सियत थे, हर बच्चे के फेवरेट और मोहब्बत वाले मजबूत इंसान। सीनिया कह रही थी, एक अजीम शख्स की मौत भी उतनी ही अजीम होनी चाहिए थी जितना वो खुद था। सेब अगर उन्हें नहीं मारता तो बूढ़ा बदरू वोल्डेमॉर्ट, हैरी पॉटर का विलन, उन्हें मार देता। डंबलडोर एक अजीम मौत मरना चाहते थे। एक विलन की जगह उन्होंने एक सुरमाई किरदार से मरना पसंद किया, अपने दोस्त, अपने जानने वाले से। ये एक अजीम मौत थी। बहरहाल ये एक मौत थी। क्या स्नेप को यह हक था कि एक अजीम इंसान को यूं मार दे? पॉटर हेड संजीदा था, गुस्से में भी और शायद इनकार में भी। ही आस्क्ड फॉर इट। डंबलडोर मरना चाहते थे, और जो इंसान मरना चाहता हो उससे कोई नहीं बचा सकता। और वैसे भी मेरे नज़दीक वो एक ओवररेटेड किरदार थे। डंबलडोर की शान में गुस्सा आई। क्या तुमने ये राय कभी किसी पॉटरहेड के सामने पेश की है? मर्द ने सवाल किया।
मैं इतनी पागल नहीं हूँ। कोई भी पॉटरहेड डंबलडोर के बारे में मेरी राय जानकर मुझे जान से मारने के लिए तैयार हो जाएगा। यानी अगर मैं एक सच्चा पॉटरहेड हूँ तो मुझे तुम्हें मारना होगा? सीनिया यकदम चौंकी थी। मरने के लिए तैयार हो जाओ गुस्ताख। सफाक सर्द लहजे के साथ सीनिया ने अपनी गर्दन पर पिस्तौल की ठंडी नाल महसूस की। उसका ऊपर का सांस ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। सीनिया हाकिम को लगा था कि वो सारी जिंदगी सांस नहीं ले सकेगी। बाहर की सफ़ेद रोशनियों, ठंडी हवा और लहलहाते दरख्तों के दरमियान वो खड़ी थी, साकित, मुतखिर, शल। ये कोई जादुई दुनिया नहीं थी जहाँ गायब हुआ जाता, जहाँ मरने से बचाने कोई आ जाता। मौत मुबारक हो सीनिया हाकिम।